हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आपका स्वागत है संपूर्ण ज्ञान केंद्र में। तो आज हम लोग लेक्चर 4 कोशिका का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। घटना चक्र MCQ भी पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। लार्जेस्ट नहीं, कोशिका में पहला टॉपिक आया जीव। ठीक है, जीव किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनता है, जीव कहलाता है, बना होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, अमीबा ईस्ट हो गया। बहुकोशिकीय जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय हो गया, जैसे कि जानवर, जंतु, कीट वगैरह हो गया। लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया हमारा? न्यूरॉन हो गया। स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गया? RBC हो गया और शुक्राणु हो गया। लार्जेस्ट सेल क्या हो गया? ओवम हो गया। सबसे बड़ी ये ह्यूमन बॉडी का बात हो रहा है, ठीक है, याद रखना। सारे जीव जंतु का बात नहीं हो रहा है। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन हो गया? RBC हो गया। वैसे तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा यानी सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, मगर ह्यूमन बॉडी में RBC होता है और सेकंड शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन और स्वान ने दिया था। नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है, किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यह कॉर की एक पतली स्लाइस में कोशिका की खोज की थी। इसकी जानकारी माइक्रोग्राफ या बुक से मिलती है। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूनहॉक ने की थी। तालाब की पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनियो ल्यूनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इसलिए अब हम लोग आए कोशिका चैप्टर में। कुछ फैक्ट पता चल गया, कोशिका क्या होता है, कोशिका का फैक्ट पता चल गया। इसमें भी यही दिया हुआ है। कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और स्वान ने दिया था। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है बताया था। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम शॉर्ट्स में देखेंगे, शॉर्ट नोट में। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? इसमें न्यूक्लियस जो है परिभाषित नहीं होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रकाभ होता है। केंद्रकाभ किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस परिभाषित ना हो, जो वेल डिफाइंड ना हो, जैसे कि जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक क्या हुआ? तो यूकैरियोटिक में होता है, देखो, ट्रू, यू मतलब ट्रू होता है, कैरी मतलब न्यूक्लियस होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, यानी कि इसमें केंद्रक परिभाषित होता है। जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया हो गया, जिसमें केंद्रक परिभाषित होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह वेल डिफाइन होता है, वो यूकैरियोटिक हो गया। हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक देख लिया, ठीक है। यही प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल देख लो, जीवाणु, नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक भी यही है, केंद्रक, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यूकैरियोटिक हो गया, पेड़ पौधा, जंतु, कुछ शैवाल इत्यादि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसके कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो हर पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, जो हर पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। यानी पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कहाँ किस में पाया जाता है? तो ये जो है इंसान में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणु में, कवक में, पादप में। जीवाणु जो होता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? इसकी जो कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली भी देख लो, आगे आएगा, जो हमारे में
यानी हम में, इंसान में कोशिका झिल्ली पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ये देखो, ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये ऊपर वाला कोशिका भित्ति हो गया, अंदर केंद्रक हो गया, ये इसके अंदर केंद्रक द्रव्य हो गया, राइबोसोम हो गया, जो अब आप आगे पढ़ोगे। कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बना होता है? जो पादप में, याद रखना, पादप में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप में, लेकिन इंसान में यानी हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बना होता है? ये फॉस्फेट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही पदार्थों की कोशिका के अंदर बाहर जाने देती है। तो हमने कोशिका झिल्ली के कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया। जो पादप में पाया जाता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली भी पढ़ लिया हमने, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये झिल्ली का बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है। ओके। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है क्योंकि ये अपने इच्छानुसार पदार्थों को चुनकर बाहर या अंदर भेज सकता है, बाहर भेज सकता है, सॉरी। अब आए हम लोग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन बनाने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की। ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? फिर आपका डीएनए क्या होता है? केंद्रक। लाइसोसोम क्या होता है? गोल्जी इकाई बॉडी क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? ये सब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में। देखो, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है? यह जो होता है परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात यह कोशिका के भीतर भागों के बीच और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए एक मार्ग का काम करती है। पहला, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, लिपिड तथा स्टेरॉयड संश्लेषण में ये सहायक होता है। दूसरा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? यह कोशिका के पाचन में मदद करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी इकाई में होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी संरचना होती है। इसकी खोज किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने किया। इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसमें 2 झिल्ली होती है। कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना, भोजन का विखंडन करना और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पता है, 2 झिल्ली होती है, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोमोसोम क्या होता है? केंद्रक क्या होता है पहले देख लो। जीन तथा क्रोमोसोम उपस्थित होता है केंद्रक में। खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। केंद्रिका क्या होता है? केंद्रिका राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण स्थल होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय में बदल जाता है। 46 क्रोमोसोम 23 पेयर होता है। मेल में 22 पेयर और XY पेयर होता है। फीमेल में 22 पेयर XX पेयर होता है। वंशानुगत क्रम में मूल इकाई जीन होती है। जीन की लंबी श्रृंखला से डीएनए बनता है। डीएनए की लंबी श्रृंखला से क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम की लंबी श्रृंखला से कोशिका बनता है। कोशिका मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाता है। जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। गोल्जी क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करना होता है। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। इसे पौधों में डिक्टियोसोम भी कहते हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। एक किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जीन के बारे में बता रहे हैं कि आनुवांशिकता की इकाई है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। गोल्जी इकाई पढ़ लिया कि हाँ, ये पैकेजिंग का काम करता है। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। हमने गोल्जी इकाई, लाइसोसोम वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर कोशिका चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कौन क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, गोल्जी इकाई क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सबके बारे में दिया गया है। इससे भी देख लो
श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका के श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका ने के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक मैग्नीशियम युक्त हरित वर्णक पाया जाता है। ठीक है, यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण है। गोल्जी इकाई को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिली गोल्जी ने किया था। इसका क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में इस कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों को संतानों में ले जाते हैं। ये लोग डीएनए ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाभिक में तो पाया जाता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। सभी सजीव कोशिकाएं से बनते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाएं से बनते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ यूग्लिना हो गया, हमने अभी पीछे पढ़ाया। अन्य जीव जो कई कोशिका से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। कोशिका चयनात्मक रूप से पारगम्य से घिरा होता है जिसमें प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। ओके, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि रिकेटिशिया में कोशिका भित्ति होती है। इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है इतना। अब हम लोग आए कोशिका का एमसीक्यू में, कोशिका चैप्टर के एमसीक्यू में। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बताओ, किस कोशिकांग में डीएनए होता है कोशिका के? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कोशिका के। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में, और नाभिक में भी डीएनए पाया जाता है। जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो जीव के लक्षणों के संकेत सूचनाओं के जन्म पत्री के भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, आईएएस का पूछा हुआ बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, अपडेटेड नहीं है वो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। हाँ, ये सही है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है तथा प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। थर्ड क्या है? परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानी होती है। ये भी सही है, यानी 1, 3 सही है जबकि 2 गलत है। 1 मिनट, 2 गलत है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती है। ये गलत है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तो होती है, इसलिए केवल 1 और 3। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? किस प्रकार होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया से जीव द्रव्य की उपस्थिति कोशिका केंद्रक या कोशिका भित्ति, हाँ कोशिका भित्ति से, क्योंकि पादप में तो कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है जंतु कोशिका में? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती, ये सिर्फ कहाँ होती है? पादप में होती है, सिर्फ पादप में होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अभी मैंने पढ़ा कौन सा भाग जो एटीपी का निर्माण करता है पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल तथा कुछ विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिकाएं को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। फिर आंसर दिखा दिया मैंने। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। कोशिका शक्ति का स्रोत कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे एटीपी जनरेट होता है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा लाता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? अभी पढ़ाया था, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। जैव झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? जैव झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। जैविक झिल्लियां मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं, अंतःपद्रवी जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, अंतःपद्रवी जालिका करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हुआ। राइबोसोम पता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अंतःपद्रवी जालिका जो परिवहन करती है खाद्य पदार्थ की, वो भी प्रोटीन संश्लेषण करता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी होता है, एक चिकनी होता है। खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका जो होता है उसमें राइबोसोम लगा होता है, वे राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। अभी मैंने बताया था क्रेब्स चक्र। तो ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी का निर्माण करती है वो कौन से चक्र के थ्रू होता है? क्रेब्स चक्र के थ्रू होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। इस तरह लेक्चर 4 खत्म हुआ, कोशिका चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।